Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today we will discuss second part of test 2 that is related to polity of test series of Vision IAS. So 26th क्वेश्चन है आपका कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है कि इलेक्शन कमीशन जो है उनको किस तरह रिकॉग्नाइज करता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में ही बन सकते हैं। और रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि आम आदमी पार्टी को इसमें इलेक्शंस में वोट मिले थे, तो आपसे इस क्वेश्चंस को आपने डिस्कस कर लिया है पहले भी, ठीक है। और यहाँ पे और उसको फिर से देख लीजिए और इसका आंसर आप लगा लीजिए कि इलेक्शन कमीशन जो है रिकॉग्नाइज कर सकता है नेशनल पार्टीज को और स्टेट पार्टीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। तो ये भी राइट ऑप्शन है आपका। द रिकॉग्निशन ग्रांटेड बाय ईसी टू पॉलिटिकल पार्टीज डिटरमाइन देयर राइट टू सर्टेन प्रिविलेजेस इन इलेक्शन। तो बिल्कुल सही है। इनके स्टार जो इनके प्रचारक वगैरह जो होते हैं उनका नंबर भी बढ़ जाता है, इनका एक्सपेंडिचर करने का जो तरीका है वो भी इनको प्रिविलेज मिल जाती है। 27th क्वेश्चन है आपका, वो देखिए 27th है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस। देखिए नीति आयोग का चेयरमैन होते हैं, इंटरेस्टेड काउंसिल के होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के भी होते हैं और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल जो है उसके भी हेड होते हैं। इनको आप याद रखें। इसके आर्टिकल्स आपको याद होगा, इंटरेस्टेड काउंसिल 263 के अंदर बनता है। नीति आयोग आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था ये, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी ये, स्टैच्यूटरी भी नहीं थी, सिर्फ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। और इसके मेंबर्स वगैरह को आप देख लीजिए, इसके मेंबर कौन कौन हो सकते हैं। और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, ये भी आपकी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें आपके यूजीसी के चेयरमैन वगैरह है, ऐसे कुछ मेंबर्स अलग से आ जाते हैं। तो ये तीन ऑप्शन आप यहाँ पे राइट लगा लें 27th के। और प्राइम मिनिस्टर से पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर है, नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप हमेशा पहले से प्रिपेयर करके रखें। 28 क्वेश्चन है कि कंसिडर करना है हमें कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में। तो कैबिनेट कमिटीज़ दो तरह की हो सकती है, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। कैबिनेट कमिटीज़ पार्लियामेंट्री कमेटी से अलग होती है क्योंकि कैबिनेट कमेटी जो होती है वो गवर्नमेंट के जो काम होते हैं ना उनको एक तरीके से असिस्ट करती है। तो इसमें मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का मेन काम होता है स्क्रूटनी करना, बाकी अदर काम जो होते हैं। ये कैबिनेट कमेटी जो गवर्नमेंट अपने वर्क करती है उनको असिस्टेंस के लिए कमिटीज़ बनाती है ताकि उनको लेजिस्लेशन जो है वो आसान हो जाए, एग्जीक्यूशन आसान हो जाए। तो इनके मेंबर है उससे कम होते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ 3 to 8 होते हैं। स्टैंडिंग एडॉक दो तरह की होती हैं। इसके अलावा इसमें आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कहीं मेंशन नहीं है, मतलब उनको डिफाइन नहीं किया गया, अलग से प्रोविजन नहीं है इनका, लेकिन रूल ऑफ जो बिजनेस है उसमें कहा गया कि इस तरह से कमिटीज़ भी बन सकती हैं। और प्राइम मिनिस्टर इनको सेटअप करता है और इनके हेड भी या तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो होम मिनिस्टर अथवा आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इनके हेड होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन ये देखें, आप याद रखें। इसके अलावा नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन ज़्यादा नहीं है, लिखा हुआ नहीं है पर्टिकुलर, कैबिनेट कमिटीज़ होनी चाहिए। और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में रिटर्न है वहाँ पे, ऑल कैबिनेट कमिटीज़ आर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ऑल नहीं होती है, कुछ होती है, वो चीज़ आप याद रखें। इसके अलावा आगे चलते हैं 29 स्विफ्ट। स्विफ्ट के बारे में, तो स्विफ्ट आपका एक मैकेनिज्म था जिसमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था जो है ये मिडल मैन की तरह ऑपरेट करती है ताकि जो ट्रांजेक्शन वगैरह की इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड किया जा सके, सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो स्विफ्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से ये काफ़ी न्यूज में रहा है। तो ये एक बेसिक पॉइंट है। 30th क्वेश्चन आपका कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये वो सिस्टम है जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल कंप्यूटर साथ में होते हैं और इन जो कंप्यूटर से जस्ट एक वोट भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो आपका इलेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए इस सिस्टम में आपका एक ही आदमी कंस्टिट्यूंसी से इलेक्ट होता है, तो एमपी हो तो चाहे एमएलए हो। इसके अलावा आपके जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो बॉडीज़ होती है वहाँ पे भी जैसे सरपंच वगैरह है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल पार्टीज़ हैं, वहाँ पे भी जो इलेक्शन होता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बेस पे ही होता है। सेकंड है कि विनिंग कैंडिडेट इन दिस सिस्टम मस्ट सिक्योर मोर देन 50% की होगा, अपने आसपास के जो कंप्यूटर हैं उस कंस्टिट्यूंसी के उनसे जस्ट एक वोट भी ज़्यादा मिलेगा तो वो वहाँ पे इलेक्ट हो सकता है। तो ये आप इसको ऑप्शन ठीक कर लें, ये वन रिप्रेजेंटेटिव होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा, सेकंड यहाँ से हट जाएगा। और इसके अलावा 31st क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड आपका देखो अभी न्यूज में है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में 3 अलग अलग बेंचेस इसके ऊपर सुनवाई करेंगी। और ये आपका एक स्कीम के थ्रू आया था गवर्नमेंट की 2018 में, इलेक्शन कमीशन ने इसको सजेस्ट किया था और ऑल पॉलिटिकल पार्टी इसको नहीं करती, एलिजिबल नहीं है। वही पार्टी जो सेक्शन 29A के अंदर मेंशन है और जो 1% से ज़्यादा वोट अपने लोकल जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो उसमें 1% से ज़्यादा वोट जो डाले गए हैं उसका अचीव कर लें, ले लें, तो उसके बाद में ही उनको
इलेक्ट्रोल बॉन्ड वो रिडीम कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं, उनके नाम से हो सकता है। एसबीआई अकेला बैंक है जो इसको जारी करने के लिए ऑथराइज्ड है। तो आप ऑप्शन देखिए, आप ऑल पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है, तो यहाँ से हट जाएगा। ये आपका एक्सट्रीम हो गया क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है कैन नॉट बी परचेज्ड बाय एनी इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के द्वारा मतलब कोई भी इनको परचेज कर सकता है, लेकिन जो फॉरेन नेशनल जो होते हैं वो इसको परचेज नहीं कर सकते। ये आपको जरूर याद रखना है पॉइंट। तो सेकंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पार्लियामेंट एंड इट कलेक्टिवली गवर्न ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये बिल्कुल सही है, और रेस्पॉन्सिबल भी कलेक्टिवली पार्लियामेंट के लिए होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है। और ये इंडिविजुअली आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है प्रेसिडेंट के थ्रू, प्रेसिडेंट के प्रति इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल होती है। सेकंड ऑप्शन है कि इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स टू परस्यू और एग्री टू ए पॉलिसी फॉर विच देयर इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये होता है यदि ऐसा होता है कि कोई मिनिस्टर किसी पॉलिसी से एग्री नहीं करता है, देन उसको या तो रिजाइन करना होता है या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट से कहकर उसको वहाँ से निकलवा देते हैं मिनिस्ट्री से। ऐसा होता है, अभी तक ऐसा शायद केस अभी तक नहीं हुआ है, लोगों ने रिजाइन ही खुद ने कर दिया है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। इस तरह से आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, राइट। 32nd वाला। 33rd क्वेश्चन आपका OIC से रिलेटेड। इसके बारे में सिर्फ आपको इतना पॉइंट जानना है कि यूएन से के बाद में सेकंड नंबर का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, और इसमें 4 कॉन्टिनेंट में ये फैला हुआ है। साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है और आपका यूरोप है। इसकी जो मेंबर्स है ना, कंट्रीज जो है ये इसके मेंबर है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इंडिया को ग्रांट नहीं किया गया स्टेटस, ठीक है, इंडिया ने डिनाई कर दिया था। और 57 इसमें मेंबर नेशन से, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। 34th क्वेश्चन के इंटरेस्टेड काउंसिल के बारे में। अब देखिए 1990s में इंटरेस्टेड काउंसिल को बनाया गया, 263 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, उसके थ्रू इसको मेंशन है। होम मिनिस्टर के चेयर होते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ है आपको याद रखना है, ये सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि पंची कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये बना था, तो इसको आप यहाँ से हटा दें। 1983 में सरकारी कमीशन एस्टेब्लिश हुआ, जिसकी रिकमेंडेशन 1988 के आसपास आई थी, और इसका 1990 में इसको बनाया गया। 1990 के बाद में जब जनरल काउंसिल शायद 2011 में जब बनाए गए, तो जनरल काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है, इंटरेस्टेड काउंसिल के जो हेडक्वार्टर है उनके सेक्रेटरीट है, उसके साथ में इसको मिक्स कर दिया गया। और जनरल काउंसिल आपकी 5 है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, नॉर्थर्न है, साउथ है और सदर्न है, और आपकी सेंटर है। तो 5 जनरल काउंसिल है। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है, और दोनों ऑप्शन में आप इसकी राइट लगा लें। 35th क्वेश्चन को वीडियो रोक के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। और मनी बिल के बारे में क्वेश्चन है, आपने रोक ले, रोकने के बाद में उसको सॉल्व करें तो आपके ऑप्शंस आएंगे फर्स्ट और सेकंड में से कि मनी बिल जो है सभी फाइनेंशियल बिल होते हैं, बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। और जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग मनी बिल इज प्रेजाइडेड बाय स्पीकर। तो जॉइंट सिटिंग तो स्पीकर के द्वारा प्रेजाइड होती है, लेकिन मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ से आप याद रखें। ऐसे ही प्रीलिम्स में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ आती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर वो चीज़ें तो आती थी, जैसे सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर तो है। लेकिन ये चीज़ आपने यदि इतना सा ध्यान दिया ना, तो ये वाला वर्ड है ना, ये आपके मार्क्स खा जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, उनको तो आपका केशवानंद भारती केस जो था, ठीक है, 1973 का, उसके अंदर मेंशन किया, तब उसको डिफाइन किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर भी कोई चीज़ होती है। तो पूरा जो स्टेटमेंट है ना, उसके अलग अलग वर्ड को अलग अलग सेपरेट करें, देन उसको रीड करें, तब ठीक रहेगा। अब जैसे जॉइंट सेटिंग प्रेजाइड करता है स्पीकर, ये सही है, लेकिन मनी बिल के लिए जॉइंट सेटिंग नहीं होती। ऐसे ऑप्शंस को आप जरूर याद रखें, इनसे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, बाकी क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे। फाइनेंस बिल 3 तरह के होते हैं, ये सब बेसिक आपको मालूम है, मनी बिल, फाइनेंस बिल टाइप 1, टाइप 2, जो 117 आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो ये चीज़ आपको ईजिली आती है। और इसके लिए अभी देखिए करंट में आपका बजट सेशन चल रहा है, तो 0 आवर, क्वेश्चन आवर, कमिटीज कैसे वर्क कर रही है, पार्लियामेंट्री कमिटीज कौन किस बैठी है। अब जैसे अडानी की बात चल रही है, तो अडानी के लिए भी बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी एस्टेब्लिश की जाए जो उसकी स्क्रूटनी करेगी। तो इन चीज़ों का आप देख लें, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इस फरवरी के मंथ में आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से टीवी देखते देखते भी ना, टेलीविजन देखते भी, यूट्यूब पे आपका वीडियो देखते भी इन चीज़ों को क्लियरली कर सकते हैं, आपको बोर्डम इनसे फील नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, वीडियो को रोक लें, इसको सॉल्यूशन करें कि कौन कौन से मैटर आपकी स्टेट लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है, रेजिडरी पावर कौन कौन सी है, तो इसको सॉल्व करें। मेनली आपको करना है कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से मैटर हैं और कौन कौन से मैटर आपके ऐड किए गए बाद में, उसको आपको मेंशन यहाँ पे कर देना है। 42nd अमेंडमेंट जब आया तो उसमें 5 मैटर, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड, इसके अलावा वेट एंड मेजर्स और जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनको इसमें ऐड किया गया। सॉरी,
ये याद रखें। अब देखिए एजुकेशन को ऐड किया गया तो एजुकेशन आपका कंकरेंट में आ गया। एग्रीकल्चर को नहीं किया गया तो एग्रीकल्चर अभी भी स्टेट का ही सब्जेक्ट है। जैसे स्टेट में पुलिस है, प्रिजन है, लैंड है, इसके बाद में लीकर है, एग्रीकल्चर, ये सब आपके स्टेट में है। फॉरेस्ट जो है इसको अब ऐड कर दिया गया कंकरेंट में, स्टेट से कंकरेंट किया गया, तो यहाँ पे इसका मतलब ही नहीं बनता, तो इसको आप याद रखें। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से हट जाएगा। और इनको आईएसएफआर की जो रिपोर्ट है, आईएसएफआर की 2021 के लिए रिपोर्ट आ चुकी है, उसको आप एक बार रीड कर लें। बस आप गो थ्रू हो जाए उसके, तो आपको क्लियरली आ जाएगा कि हाँ हाँ ये चीज़ें इसमें मेंशन है। इसमें फॉरेस्ट एरिया बड़ा है और लगभग 2000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ही एरिया उसका गेन हुआ है। यदि वहाँ पे 10,000 50,000 ऐसा कुछ कर दे तो वो थोड़ा एग्जेजरेट हो जाएगा मामला। वहाँ पे उसको ध्यान रखें, सिर्फ 2000 किलोमीटर ही एरिया बड़ा है, और वो रियल में नहीं बड़ा है। आप यदि न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको मालूम होगा। बस वो रिपोर्ट है तो उसमें बताया गया कि बड़ा है, तो आपको भी याद रखना है बड़ा ही है। 37th है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी द इलेक्टर इन द इलेक्शंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्टेट से रिलेटेड मैटर है, तो स्टेट के जो लोग हैं ना वो शामिल हो सकते हैं। बस ध्यान रखें कि स्टेट के जो एमपीज है ना वो वहाँ से नहीं हो सकते। इसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल टीचर है वो वहाँ से नहीं हो सकते। सेकेंडरी से अबव लेवल की जो टीचर्स होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। कॉलेजेस के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। म्यूनसिपलिटीज़ के जो मेंबर होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है आपको 169 आर्टिकल में शायद इसका मेंशन है, तो वहाँ से इसको एक बार देख लें क्या क्या प्रोविजन है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो वहाँ से इजीली हो सकता है। बस इसका याद रखें एमपीज स्टेट से क्यों शामिल नहीं है, बिकॉज देखिए एमपीज स्टेट से दो तरह के हो सकते हैं, या तो लोकसभा के लिए एमपी हो सकते हैं या राज्यसभा के लिए हो सकते हैं। अब लोकसभा वालों को तो हम शामिल कर देते हैं उसमें कि लोकसभा के वाले तो चलो उसी स्टेट से होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो एमपी जाते हैं वो उस स्टेट से जरूरी नहीं है उससे होना, वो दूसरे स्टेट के भी यहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। जैसे के एम जोसफ थे पहले और मनमोहन सिंह थे, तो ये राज्यसभा के मेंबर बने हुए थे राजस्थान से, राजस्थान की राज्यसभा की सीटों पे, तो ये राजस्थान स्टेट के नहीं थे। अब काउंसिल यदि राजस्थान के लिए बनेगी तो वो लोग यहाँ पे जब उनका वोट दे ही नहीं सकते वो लोग, तो उनको इसलिए इस तरह के प्रोविजन बनाए गए कि एमपीज जो है स्टेट से वो इलेक्शन जो इलेक्टर का काम, इलेक्टर नहीं हो सकते लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में। ये चीज़ आप याद रखें। प्राइमरी टीचर जो है ये बहुत बड़ा आपका कह सकते हैं कि एक तरीके से कंस्टिट्यूएंसी बन जाएगा यदि प्राइमरी स्कूल टीचर को जोड़ा जाए। जबकि सेकेंडरी स्कूल और आपका जो हायर एजुकेशन है उसके टीचर्स को जोड़ना ज़्यादा लार्ज नंबर में नहीं होते, तो वो आसान होता है। इसलिए इसमें एक लॉजिक होता है, तो लॉजिक आपको मालूम चल जाएगा, तो आपको बार बार में याद करना नहीं पड़ेगा। म्यूनसिपलिटीज़ की बात है, म्यूनसिपलिटी अब देखिए बड़े शहरों में लोगों के पास मनी होता है, ठीक है, उनके पास पावर होती है लोगों के पास में, तो वो वहाँ पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं अपनी पावर को। तो इसलिए म्यूनसिपलिटीज जो है, अब जैसे नगर निगम है, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो वहाँ पे भी लोगों का बहुत दबदबा होता है, तो वो चाहते हैं कि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी रही है तो वहाँ पे भी उनको पावर दी जाए। तो इस तरह से आप लॉजिक सेट करके इन चीज़ों को क्लियरली एक बार याद कर ले, तो बाद में काम आती रहेगी। अगला है आपका कि यदि वैकेंसी है स्पीकर की, डेप्यूटी स्पीकर की लोकसभा में, तो कौन उसको इलेक्ट करेगा, इलेक्ट नहीं एक्चुअली होना चाहिए नॉमिनेट, नॉमिनेट करेगा तो प्रेसिडेंट करेगा, इलेक्ट करेगी तो जो पार्लियामेंट है वहीं वहाँ पे उसका हो जाएगा इलेक्शन, और उसमें जो मेजोरिटी पार्टी होगी उसी का लीडर है जो उसका स्पीकर बनेगा। तो वो चीज़ कॉमन है, लेकिन इलेक्ट नहीं, इसको नॉमिनेट वर्ड आपको चेंज करना है, वो आपका यहाँ से हो जाएगा। 39 है आपका वाइट चिक मकाओ। अब इसके बारे में देखिए, आप इसको तैयार कर लें, मेरा तो इसमें इंटरेस्ट होता नहीं है, क्योंकि स्पीसीज के बारे में आपको एक तो डब्ल्यूपीए है, डब्ल्यूपी एक्ट के अलावा आपका आईयूसीएन की स्टेटस है, इन चीज़ों को आप देख लें तो ये इजीली रिवाइज करने में आपके काम आ जाएगी। और वाइट चेक मकाऊ का हैबिटेट है, हैबिटेट प्लस स्टेटस, ये चीज़ें आप क्लियरली कर लें तो ये काम आ सकता है। इतना इनका फीचर्स वगैरह इतना क्वेश्चन लॉजिकल नहीं बनता पूछने के लिए, तो आप ये थोड़ा सा करें। 14th क्वेश्चन आपका स्टेट लेवल इलेक्टोरल ऑफिसर जो है इसको कौन करता है, तो देखिए गवर्नर का इसमें कोई काम नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सजेस्ट करती है, और जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इलेक्टोरल ऑफिसर सजेस्ट करता है, बनाता है स्टेट लेवल पे। और दूसरा आरओ जो होता है, आरओ को भी, आरओ होता है हर इलेक्टोरल जो कंस्टिट्यूएंसी होती है, चाहे आप एमएलए बनाने के लिए हो चाहे एमपी बनाने के लिए हो, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हो चाहे पार्लियामेंट के लिए हो, तो वहाँ पे आरओ जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वही वहाँ पे उनको नॉमिनेट करता है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इसका कोई काम नहीं होता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी आरओ बनाया जा सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है, लेकिन ये सब काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हैं। तो आपका ये हट जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका हो हट जाएगा, गवर्नर काम नहीं करेगा वहाँ पे। और सेक्शन आपका 21 है शायद आरपीए का, 1951 का, वहाँ पे मेंशन है इनके बारे में, आरओ वगैरह की हायरार्की है उसके बारे में बताया गया है। 41st क्वेश्चन, वीडियो को रोकिए और इसको आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा है, तो वीडियो रोक के इसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन में आपको रोक के कर लिया है आपने पहले, तो मैं आपको बता दूं कि दे आर एस्टेब्लिश इन द स्टेट बाय एन एक्ट ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर,
ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी एक्ट ला सकती है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को उनको रेगुलेट कर सकती है। लेकिन मेयर जो है, एक होता है मेयर, एक होता है कमिश्नर। तो मेयर तो है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खुद में से बनाते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। दूसरा है कमिश्नर, कमिश्नर आपका सीईओ की तरह काम करता है। ठीक है, और ये आपका एक आईएएस ऑफिसर होता है, ये जरूर याद रखें। तो मेयर आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम, अथॉरिटी का तरह काम नहीं करता है। तो ये आप ध्यान रखें, फर्स्ट ऑप्शन को राइट कर लें, सेकंड को एलिमिनेट कर दें। 42 है आपका नॉन नेटो वाला। तो नॉन नेटो वाला काफ़ी क्वेश्चन पुराना हो गया है, तो ऐसा क्वेश्चन मुश्किल ही है। और अभी टर्म G20 की बन सकती है, इसके अलावा COP27 की टर्म बन सकती है, तो वहाँ पे अच्छी टर्म बनेगी। तो ये नॉन नेटो कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। इसके अलावा तो नॉर्थ स्ट्रीम पे ये क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। और इसको आप देखना है तो नॉन नेटो वाला है, गूगल सर्च करें, वहाँ से अच्छे पॉइंट मिलेंगे। ये पॉइंट आपके ठीक मुझे तो नहीं लगे, आपको लगे तो आप कर लीजिए। 43 है विद रेफरेंस टू प्राइवेट मेंबर बिल। अब प्राइवेट मेंबर कौन होता है, मिनिस्टर के अलावा जो भी आपके एमपीज होते हैं वो सब प्राइवेट मेंबर होते हैं। ठीक है, और उसमें चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, वो सब आपके प्राइवेट मेंबर होते हैं। तो ये बिल जो है आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, हु इज नॉट ए मिनिस्टर, तो ये ऑप्शन तो सही है। इसके साथ में देखिए, एमपीज जब प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं तो पूरा काम जो होता है, पूरा जो कोर्स वर्क होता है उनको खुद को करना होता है, कोई मिनिस्ट्री उनकी हेल्प नहीं करती है। मतलब मिनिस्ट्री से डेटा वो ले सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल मिनिस्ट्री उनको हेल्प नहीं करती खुद से। तो ये आप ध्यान रखें, ये ड्राफ्ट किया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट। तो ड्राफ्टिंग काम डिपार्टमेंट वगैरह का नहीं होता, खुद मिनिस्टर का होता है। तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ से एलिमिनेट कर दें। 44 है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। तो ये सही है, आपने देखा होगा काफ़ी मेंबर जो है वो राज्यसभा से मेंबर बने हुए हैं काफ़ी टाइम से। और नॉर्मल टर्म जो राज्यसभा की वो 6 ईयर नहीं है, 1/3 मेंबर हर 2 साल में निकल जाते हैं। इसका अंदाज लगाया जाता है, इसका अनुमान लगाया जाता है कि 6 ईयर है, जबकि ये 6 ईयर मेंशन कहीं पे भी नहीं है। ये टर्म आपको याद रखनी है। राज्यसभा के लिए जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, इनकी पावर है, इससे रिलेटेड आर्टिकल है, इनका वर्किंग किस तरह से होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा की पावर्स क्या है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा था इमरजेंसी वगैरह पे कि राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स में पूछा था कि किस किस मैटर में सेम है। ऑल इंडिया सर्विसेज 312 आर्टिकल के थ्रू कंस्ट्रक्ट की जाती है, तो उन चीज़ों को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 45 है, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि इंडियन जुडिशरी के बारे में कि ऑथ एंड अफर्मेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की जज प्रोवाइडेड अंडर सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड नहीं है वो, ध्यान रखें, थर्ड शेड्यूल है। ठीक है, फोर्थ में आपका राज्यसभा है, फर्स्ट में आपका नेशन है, फिफ्थ सिक्स आपका शेड्यूल एरिया है। तो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स और 11th 12th ये जो शेड्यूल है, इनको कंपेरेटिव स्टडी आप कर लें तो वहाँ से आपको ईजिली चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि 8th आपका लैंग्वेज हो जाएगा, 9th आपका जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से रखे गए हैं, 10th आपका एंटी डिफेक्शन लॉ हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ आ जाएंगी इसमें। 11th 12th आपका म्यूनसिपलिटी और जो रूरल गवर्नेंस है लोकल, उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें बनेंगी। इसके बारे में, एनी रिटायरिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये याद रखें, प्रायर परमिशन जरूरी है। बाकी जो भी रिटायर्ड हो चुका है उसको दोबारा बुलाया जा सकता है, कॉल बैक किया जा सकता है, और उसको सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, उसका चीफ जस्टिस जो है उसको बुला सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये आप याद रखें, ये सही स्टेटमेंट सही है। इसमें थर्ड शेड्यूल होता तो ये स्टेटमेंट सही होता आपका, जबकि इसमें सेकंड मेंशन है, तो इसको यहाँ से आप हटा दें, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही बचेगा। इसके अलावा आप देखिए 46 क्वेश्चन आप ये अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जुडिशरी में मिनिमम एज कहीं पे मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज, तो आपको हटा दें, क्योंकि इसमें एजुकेशन का जो प्रोसीजर है ना, और एक्सपीरियंस जो है वो इतना चाहिए कि 10 ईयर या तो एडवोकेट रहा हो, या 5 ईयर वो हाई कोर्ट का जज रहा हो। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी है कि 5 साल उसने पहले कहीं पे उसने प्रैक्टिस की हो, एडवोकेट रहा हो। तो वो सब चीज़ें इतनी हो जाती है कि किसी आदमी ने 20 से 25 साल की एज के बीच में यदि उसने लॉ की स्टडी कंप्लीट की है, तो उसके बाद में भी 10 ईयर उसको चाहिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के लिए तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए ये एज का मेंशन जरूरी नहीं है। 47 क्वेश्चन आपका स्माइल पे है। स्माइल बस आप याद रखें, स्माइल दो स्कीम थी, एक तो ट्रांसजेंडर के लिए थी, और एक आपका जो मार्जिनलाइज सेक्शन जो थे, बैगरी में जो इन्वॉल्व थे, उनके लिए रिहेबिलिटेशन का काम था। तो स्माइल स्कीम थी, काफ़ी पुरानी है, वर्क इस पर अभी भी चल रहा है, इतना आपको याद रखना है इसमें। 48 है, पीएम केयर फंड फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर के लिए भी, बिकॉज अभी पीएम केयर फंड पे सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, और गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट के आर्टिकल 12 के अंदर पीएम केयर फंड जो है स्टेट नहीं है, इसका मतलब आरटीआई नहीं लग सकता। ये दो टर्म आप जरूर याद रखें, और ये ऑप्शन इसी तरह से आपके प्रीलिम्स में बन सकते हैं।
तो ये चीज़ याद रखें। बाकी इस पे स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट आपके राइट है कि 18 ईयर पे 10 लाख का उसको मिल जाएगा, 23 पूरी होने पे 10 लाख उसको मिल जाएगा, मंथली स्टिपेंड मिलेगा। तो ये ऑप्शन है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन मुश्किल ही बनेगा, लेकिन ये जो है कि आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट नहीं है, आरटीआई लग सकता है नहीं लग सकता। तो अभी तक आरटीआई इसका कोई जवाब नहीं आया, मतलब आरटीआई अभी तक कोई रेस्पॉन्ड फिल नहीं किया है पीएम केयर फंड की अथॉरिटीज़ ने। ये टर्म आप याद रखें और 48 क्वेश्चन से आगे बढ़े 49 क्वेश्चन पे। और 49 क्वेश्चन में देखिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में। अब ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन क्या है? जब यूनियन स्टेट के बीच में मामला हो, स्टेट स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, या यूनियन और स्टेटों के बीच में जो मामला होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वहां पे जुरिडिक्शन की बात आती है जब सुप्रीम कोर्ट उसमें जुरिडिक्शन करता है। या फिर रिट जुरिडिक्शन है जिसमें रिट आपकी हाई कोर्ट के अंदर भी आती है। तो ओरिजिनल तो है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये मैटर फेडरल वाले या फिर रिट वाले, ये आपके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आते हैं। तो रिट वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। अब इसमें इसके अलावा देखिए इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, ये भी आपके जा सकते हैं। तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है, इनमें सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से राइट रखें और इसका सॉल्यूशन देख लें कि क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, 15th लास्ट हम करेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद में क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वो देखिए कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल स्टेट से रेस्पॉन्ड करने के लिए पिटीशन पे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है सिटीजन्स की उनको इन्फोर्स कीजिए। तो इस पे देखिए क्या है कि देयर आर 14 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आपको मालूम है 14 नहीं 11 है, और 11th भी आपका 86 CAA के अंदर जोड़ा गया, और ये आपका 2002 में था, ये आप याद रखें। इससे पहले 10 थे, वो आपका 42nd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ऐड किए गए थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसके इनकॉर्पोरेशन के बाद में पार्ट दैट इंश्राइन द ड्यूटीज हैड बीन अमेंडेड ओनली वंस। तो ये वाला सही है कि एक बार ही अमेंड हुआ है। इसके अलावा ये इन्फोर्सिबल नहीं है, ड्यूटीज़ है सिटीजन्स की, इनको फिर कोई पार्लियामेंट एक्ट बना के इन्फोर्स कर सकती है। तो ये भी हुआ है। ठीक है, आपका इंडियन फ्लैग कोड वगैरह जो बने हैं ये पार्लियामेंट ने बनाया है लेजिस्लेशन के थ्रू। तो ये ऑप्शन आपके सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ से एलिमिनेट कर दें, ये हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इफ द प्रेसिडेंट वांट टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे सजेशन देना, राय देना अपनी जरूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, कंपल्सन नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, और प्रेसिडेंट वहाँ पे मांग सकता है। तो प्रेसिडेंट को मानना भी जरूरी नहीं है। तो ये है आपका पब्लिक इंपॉर्टेंस का। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रीटी की हो, इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो, तो सुप्रीम कोर्ट को सजेशन देना बाइंडिंग है, लेकिन प्रेसिडेंट उसको मानना प्रेसिडेंट के लिए वो भी बाइंडिंग नहीं है। तो ये ध्यान रखिए आप। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स है ना, 124 से लेके 144 से लेके 146 तक के जो है, 146 है शायद लास्ट, वहाँ तक कह रहे हैं कि 148 पे आपका आ जाएगा कैग। तो 147 है लास्ट, जिसमें ऑफिसर वगैरह के बारे में मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के। तो 148 के बाद में आपका कैग आ जाएगा। तो इससे पहले ये है 124 से लेके, इनमें इनके देख लीजिए ओरिजिनल पावर क्या है, और इसके बाद में आपका प्लीनरी पावर है और सारी पावर है, उनको आप देख लीजिए कौन कौन सी पावर है यहाँ पे। और इसके अलावा ये दोनों ऑप्शन इससे हो गया, सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरे 50 रिमेनिंग क्वेश्चन उनको वहाँ पे डिस्कस कर लें। 52nd में देख लीजिए, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर थ्रू किसकी थ्रू? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की नहीं करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, इसके थ्रू एक्सरसाइज करता है अपने एग्जीक्यूटिव पावर को, ये आप ध्यान रखें। तो अपने 52 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपका सेकंड टॉपिक था। 112 डेज रह गया प्रीलिम्स के लिए, फोकस्ड रहिए, टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, बार बार कीजिए, और टेस्ट सीरीज से सिर्फ टॉपिक उठाइए कि हमें ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। पीवाईक्यू खोल लीजिए, पीवाईक्यू में किस तरह के फॉर्मेट बने हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट सीरीज में से हटा दिया, बिकॉज क्योंकि उन टॉपिक्स की इतनी रिलेवेंस नहीं थी, और जो पॉइंट ऐड होना चाहिए था वो यहाँ पे ऐड नहीं किया। आगे की वीडियोस में भी जो पॉइंट ऐड करना होगा मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा, और उस तरह से भी आप पॉइंट्स को ऐड करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।